Okay. This is a very important topic करना भाग्य की। हाँ जी। ठीक। तो सेंटर में बैठना। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर बहुत बारी क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, जो मैंने एक और भेजा दिया ना आप लोगों को, इंपॉर्टेंट समरी नोट्स। ठीक है, उसकी डेरिवेशंस मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हम सारी कवर तो करेंगे, बट वहां पे क्विक नोट्स है फॉर रिविजन। ठीक है, तो आपसे इजीली सारे क्वेश्चंस ऑन कॉस्ट कवर मतलब सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में देखो 100% ध्यान देंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो साथ के साथ पूछ लेना। राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इसमें से, इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। वैसे तो देखो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है तो 10 मार्क्स है इस चैप्टर का ओवरऑल वेटेज, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है कॉस्ट में से आते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है ना बेटा, इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो हमारी क्या होती है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। उस पर 1 मिनट में आती हूँ। उससे पहले अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, जो आज तक आप अपने पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में लगाते रहे। ठीक है, जितने भी खर्चे आप अपने अकाउंट्स में दिखाते रहे हैं ना, मतलब आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस, जो आपने जेब से खर्चा किया, उसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस है, मतलब जो कि हमने एक्चुअल में खर्चा आके हाथ से आउटफ्लो हुआ है ना जितना भी, उसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं, जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट कहती है देखो अकाउंटिंग कॉस्ट तो हमारी कॉस्ट है ही है, साथ में ऐसा खर्चा जो कि जेब से नहीं निकल रहा, निकल नहीं रहा है जेब से, पर ऐसा मानो कि अगर ये एसेट मेरा खुद का ना होता, कहने का मतलब कि मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया और मैं वहां पे खुद पढ़ाती ना होती, तो मैं इकोनॉमिक्स की टीचर को कुछ सैलरी पे करती। तो क्योंकि मैं वो सैलरी किसी टीचर को नहीं पे कर रही, तो मुझे देखो अपने आप को तो कुछ देना चाहिए ना। समझ रहे हो, दैट विल बी एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। दैट विल बी एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। लाइकवाइज मेरी खुद का घर है, मैं रेंट नहीं पे कर रही, मतलब बिजनेस है, वो जगह मेरी खुद की है, मैं रेंट नहीं पे कर रही। अगर मेरी वो रेंटेड अकोमोडेशन होती, मेरा ओन्ड मतलब ओन्ड प्रोमाइसेस ना होती और रेंटेड होती, तो रेंट पे करती। अब क्योंकि रेंट नहीं पे कर रही, तो चलो अकाउंट्स पे तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा है ना, रेंट पेड नहीं हो रहा ना रिकॉर्ड, क्योंकि जब दे ही नहीं रही तो रेंट पेड तो नहीं दिखा रही हूँ ना डेबिट में, नहीं दिखा रही। लेकिन लेकिन अगर मैंने क्या कहते हैं, मेरी खुद की ना होती और मुझे रेंट पे करना पड़ता, तो दिखाना पड़ता। राइट, तो दैट खर्चा विच इज सेव्ड बिकॉज अ पर्टिकुलर थिंग इज ओन्ड बाय मी, कैन बी अ सर्विस, कैन बी अ गुड, तो दैट विल बी एन इम्प्लिसिट कॉस्ट टू द फर्म। तो इकोनॉमिक्स कहते हैं भाई उसको भी इंक्लूड करो। अब एंटरप्रेन्योर हो, अपने आप को कुछ तो पैसा दोगे ना, नॉर्मल प्रॉफिट जो आप अपने आप को दोगे उसको कॉस्ट में इंक्लूड करो, इम्प्लिसिट कॉस्ट में दिखाओ। राइट, सो अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट विल बी योर इकोनॉमिक कॉस्ट, विल बी योर क्लियर है। आ जाओ। अकाउंटिंग कॉस्ट द कॉस्ट व्हिच इज अकाउंटेड फॉर और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अब तक आप करते रहे हो। एग्जाम्पल ऑल पेमेंट्स मेड बाय द फर्म, एग्जाम्पल रेंट पेड, सैलरी पेड एक्सेट्रा, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये मैंने लिखा हुआ है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस है आपके। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या है, अकाउंटिंग तो है ही है प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट में। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोल देते हैं, इम्प्यूट करना, खुद निकालना। ठीक है जी, इम्प्यूट का मतलब क्या होता है कि खुद निकाल। ठीक है, तो इम्प्लिसिट या इम्प्यूटेड कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होती है। सो जैसे अब कैपिटल मेरी अगर बोरोड फंड्स नहीं है, मैंने लोन नहीं लिया, खुद की सेविंग से पैसा लगाया, लेकिन अगर मैं बैंक से लोन लेती तो मैं इंटरेस्ट पे करती, तो दिखाओ उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट के फॉर्म। अब इसका दूसरा देखने का तरीका भी होता है, वो हम बाद में भी लर्न करेंगे, बट मैं अभी सुझा रही हूँ। अब वो पैसा अगर मैंने अपने बिजनेस में ना लगाया होता और मैं कहीं और इन्वेस्ट करती, चाहे मैं बैंक्स में लगा देती, चाहे म्यूचुअल फंड्स में लगाती, किसी भी शेयर स्टॉक में लगाती, तो वहां से मुझे रिसीव होती इनकम,
इनकम रिसीव होती किस किस फॉर्म में होती है? इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। यस, क्योंकि अब वो पैसा मैंने कहीं और ना लगा के बिजनेस में लगा दिया, तो जो इनकम फोर गोन हो गई है बेटा, दैट इज ऑल्सो एन इम्प्लिसिट कॉस्ट टू द फर्म। क्लियर है? सो देयर आर ऑलवेज टू वेज ऑफ लुकिंग एट अ थिंग। नंबर वन, एक खर्चा जो कि होता अगर मेरी खुद की प्रेमाइस ना हो। दूसरा, वो प्रेमाइस अगर मैंने किसी और को रेंट करी होती तो मुझे रेंट रिसीव होता है। समझ गए? तो मैं क्या करूंगी, उसको इंटरेस्ट कॉस्ट दूंगी, और तो एक ही बार हो। But it is that there are these two ways of looking at the same thing, two sides of the same coin. समझ गया मेरी बात? क्या है स्क्रीन से हमारा कंसेप्ट आगे आ जाएगा उसका। ठीक है, एक मिनट बाद दोबारा से उस पे आऊंगे। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट समझ में अच्छा। तो 250 इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे है, मैं देखती हूँ अभी कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ जी, 250 इम्प्लिसिट कॉस्ट 1200। अगर आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, 145। Your 250 is your implicit and 1200 is your accounting or explicit cost together. आपकी टोटल कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड होगी? 4050। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट, हाँ जी, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या? अमाउंट ऑफ मनी द एंटरप्रेन्योर कुड हैव अर्न्ड। ठीक है, इफ he had invested his money, sold his money to services in the next best alternative use, so even includes normal profits। ठीक है, यही बात मैंने आपको समझाई कि अगर वो पैसा मैंने कहीं और लगाया होता तो मुझे इंटरेस्ट अर्न करके देता। अब मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया तो कोई वो थोड़ी ना करेगा, कुछ पैसा तो फिर भी मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। तो उसको रिकॉर्ड करो, फॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, मेरे लिए इनकम हो जाएगी। यस और नो? दिस विल बी व्हाट योर इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मैंने आपको बताया था आर अ पार्ट ऑफ योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज एंटरप्रेन्योर बिजनेस में काम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो चाहिए ना। अगर मैं अपने बिजनेस में खुद ना काम कर रही होती तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मैं किसी और को लगा के रखती, वो इंसान काम करता तो उसको सैलरी देती। अब वो नहीं दे रही तो भाई खुद को भी तो कुछ दूंगी ना। अब मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं सैलरी तो नहीं अपने नाम पे रिकॉर्ड करूंगी, मैं नाम क्या दूंगी उसको? नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके गाइस, Now what are normal profits बच्चे? It is the no profit no loss situation। ये हमने बात करी थी, AR is equal to AC या फिर TR is equal to TC। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स योर नॉर्मल प्रॉफिट्स, मतलब कि जहां पे हमारी खर्चा इज इक्वल टू योर इनकम। एंड वो कॉस्ट कौन सी बच्चे? इकोनॉमिक कॉस्ट है। कौन सी है? योर इकोनॉमिक कॉस्ट विल इंक्लूड योर नॉर्मल प्रॉफिट्स। श्योर? तो अच्छा, योर रेवेन्यू इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट, द इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। दैट इज आज वाला तो जीरो जहाँ पे होगा एक्स्ट्रा कुछ भी आप नहीं करेंगे, that is your normal profit। When zero economic when economic profit is zero, then the point of normal profits will be reached। Okay guys, zero economic profits। ठीक है ना, हमने ये बात करी थी ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स कहते हैं। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट आर इक्वल टू योर नॉर्मल इकोनॉमिक प्रॉफिट। मैं कह ही रही हूँ ये मेरा रेवेन्यू तो है, वो मेरी कॉस्ट के इक्वल है, बट कॉस्ट कौन सी है? इकोनॉमिक 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 कॉस्ट में है, जो हमने आपको पैसा देना है तो उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया, किस नाम से किया है? प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को एक और मतलब में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट इज आउटले कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आउटले कॉस्ट आपकी है एक्चुअल कॉस्ट दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक अगेन एक्सप्लिसिट। ठीक है, एंड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। यस, या फिर अपॉर्चुनिटी फॉर कौन? कोई मेरे को एग्जांपल से समझा सकता है? ये हमने चैप्टर 1 में भी किया था। आप चैप्टर 1 में नहीं थे पर फिर भी अगर पता है तो बता दो। सेम एग्जांपल ही देती हूँ मैं, ये से सपोज इफ आई हैव अप्लाइड इन 3 डिफरेंट कॉलेजेस A B and C। ए जो है मुझे 70,000 सैलरी दे रहा है, B मुझे 60 दे रहा है और C मुझे 50 दे रहा है। तो आप बताओ कि
मैं कौन सा चूज करूंगी? 70,000। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज करना है 3 में 60,000 की सैलरी दे दो। हरियाणा में क्या 2 जगह काम को एक जगह 17,000 लेगी। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज 60,000 मिल के बाद अपॉर्चुनिटी का आ जाता है। चूज करने का कौन सा ठीक है, ये भी मैंने एग्जांपल एक मटेरियल एक्स मुझे अपनी प्रोडक्शन में मटेरियल एक्स मुझे अपनी प्रोडक्शन में वो मार्केट में अगर खरीदी जाती है मटेरियल एक्स तो वो 25 पर यूनिट पड़ते हैं ना, 25 रुपए पर यूनिट पड़ते हैं पर मतलब 25 रुपए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि मेरे पास मटेरियल वाई पड़ता है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ आर का फ्लेवर, ठीक है, थोड़ी मेहनत करो ना तो वो मटेरियल बच्चे अगर लेबर लगाऊंगी तो वो मुझे कह लो कि 15 रुपीज जो है वो कॉस्ट करेगा। अगर उसमें स्क्रैप वैल्यू वगैरह का कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस करी, दैट विल बी लिटिल टेक्निकल फॉर यू ऑल, पर समझ लो एक प्रोडक्ट एक्स है जो कि मैं मार्केट से अगर जाके खरीद के आती हूँ तो वो 25 रुपीज का पड़ता है, और वाई अगर मैं अपनी फैक्ट्री से ही श्रेया उठा लूं और उसके ऊपर 15 रुपए लेबर के लगा दूं तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 15 रुपए। हाँ या नहीं? मुझे एक बात बताओ, रैशनल प्रोड्यूसर हूं मैं, कॉस्ट कम चाहती हूँ कि ज्यादा चाहती हूँ? तो कौन सा ऑप्शन चूज करूंगी? 15 वाला, वेरी गुड। तो माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 25 जो मैं परचेज नहीं कर रही मार्केट। आर यू गेटिंग इट? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, क्लियर है ना? तो पीछे पे नहीं है क्या? ऊपर देखा कहाँ है यार? हाँ यहाँ तो नहीं है ना, बस फिर ठीक है। क्रीपी सी लगती है। अब डर नहीं लगता, पहले लगता था छोटे होते। ठीक है जी, ओके, क्लियर है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आउटले एंड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर एक तो यही डेफिनेशन आती है, क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज या फिर अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन, ठीक है, मे भी एग्जाम्पल आ जाएगा, समझ गए हो? नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? देखो जी, ये ना आपकी कॉस्टिंग जो नेक्स्ट लेवल पे इंटर कॉस्ट पढ़ेंगे उसका बेस है, क्योंकि उसमें है ही क्या, पूरी कॉस्टिंग में दो चीजों में divide है, direct cost and indirect। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बेस में, डायरेक्ट कॉस्ट वो भी कॉस्ट होती है जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो। चलो मतलब अगर एक टॉय बनाया है उसके में रॉ मटेरियल है और सिंगल क्या उसको ट्रेस कर सकते हो? मैंने ट्रेस कर सकते हो कि मैंने एक जैसे वो डॉल होगी उसके ऊपर प्लास्टिक की डली होगी तो मैंने पता नहीं और जो भी उसको डेकोरेटिव मटेरियल दैट ये, ठीक है। तो मैं क्लास को डायरेक्टली ला सकती हूँ कितने, ठीक है, सेकंड आया डायरेक्टली। एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए एक लेबर को के साथ मैं 50 फीस दे दूं, क्या मैं डायरेक्टली एलोकेट कर सकती हूँ? हाँ, ठीक है। जब मैं बोल सकती हूँ कि इतनी यूनिट्स बनाने के लिए इतने लेबर का खर्चा लग गया, क्या वो और ये क्लास उसके बाद डायरेक्ट और भी कोई खर्चा हुआ एक्स वाई दिया आपने, कैलोरी कैलोरी दिया कुछ भी दिया, डायरेक्टली एलोकेट हो सकता है। तो वो भी कॉस्ट क्योंकि मैं बता सकती हूँ कि भाई ये यूनिट चलाने में मेरे 40 रुपए लग जाएंगे, उसको हम कहेंगे direct। क्या कहेंगे? लेकिन ऐसा कह दो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक और है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर रोज दिन में 2 बार चले जाती हो, तो सारे एम्प्लॉयज अब उसमें से ऐसे लोग हो गए जो कि चाय नहीं पीते, कुछ ऐसे नहीं कॉफी पीते होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्म है क्या वो डिपार्टमेंट में 10 लोगों के डिपार्टमेंट में 5 लोगों की, तो क्या होगा? ऐसी कॉस्ट होगी 100%। हम ये नहीं बोल सकते कि एक प्रोडक्ट की कितना निकल या इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी फॉर्म का इकट्ठा आएगा, पानी का बिल पूरी फॉर्म का इकट्ठा आएगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बोल सकते कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा होगा, कितना पानी का लगा होगा,
इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड्स को, इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड, जो तो कॉस्ट में डायरेक्टली बता सकते हैं एक मटेरियल लगाने में बनाने में कितने ना पेटी या फिर इतना है उस फॉर्म पे which is allocated, completely allocated कि हम इस पे इतना लगाएंगे, लेकिन इस तरह की कॉस्ट जो कि मैं 100% बता रही हूँ उस मटेरियल में कितना लगा होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी है, पानी में कितना लगा है, चाय लोगों ने कितनी पी है, वो डायरेक्टली थोड़ी ना लिंक्ड है with the production of the product, is it? No. So yes, that will be known as overhead, indirect cost और overhead. तो उसको एलोकेट कैसे करते हैं, प्रोपोर्शनेटली। अगर 3 डिपार्टमेंट्स है, 90 साल में कॉस्ट है तो हर डिपार्टमेंट में कितना लगेगा, 30,000। वेरी गुड। वो चाय पी रहे क्या नहीं पी रहा, इलेक्ट्रिसिटी उस डिपार्टमेंट में कितनी यूज हो रही नहीं हो रही, उससे कोई लेना देना नहीं है, डिवाइड हो जाएगा तीनों डिपार्टमेंट्स पे एक। श्योर। तो डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेसेबल भी बोल सकती हूँ क्योंकि मैं ट्रेस कर सकती हूँ कि एक प्रोडक्ट में इतना पैसा लगा, ठीक है, और इसको नॉन ट्रेसेबल बोल देंगे इनडायरेक्ट को, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल में क्या लिखा है, which are easily identifiable and traceable to a particular good or service, example manufacturing cost, ठीक है। एंड नॉन ट्रेसेबल या फिर इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, नॉट इजिली आइडेंटिफाइबल एंड ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस, एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, राइट। एडवर्टाइज कर रहे हो आप, पूरी फॉर्म को कर रहे हो, नेस्ले को कर रहे हो भाई, कंपनी है एक की, ठीक है, तब उसमें तो क्या बोल सकते हो कि कॉफी की एडवर्टीजमेंट, मतलब कि ज्यादा सेल होगी तो फिर उसमें सारा एडवर्टीजमेंट का करो, ऐसा होगा क्या, मिल्क की ज्यादा सेल हो रही है तो उसमें सारा लोगों नहीं, पूरा नेस्ले ब्रांड में हो रही है तो वो एलोकेट कैसे करोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट सेगमेंट, क्या श्योर। So traceable, non-traceable, direct या फिर indirect. This is very important when you will do your costing का पूरा subject. Okay? Rent जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रेंट या इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, पीएनएल में दिखा रहे हो, ठीक है। तो रेंट ऐसे कहोगे कि एक प्रोडक्ट से इतना रेंट लगेगा, दूसरे का नहीं, ओवरऑल ही डिवाइड ही करोगे ना, एक्स वाई सी, यस और नो। So next is historical cost or replacement cost. Now this is something to do with your accounting standards. तो यहाँ पे ना दो तरीके होते हैं बुक्स में एसेट्स को रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड कहता है, जब इंडियन को दिए गए थे इंडिया, ठीक है, या अकाउंटिंग, तो दो तरीके हैं एसेट्स को रिकॉर्ड करने के, दो तरीके हैं, एक है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारे गवर्नमेंट में आप करते आए, जो भी सामान खरीदा और फाइनल स्पेसिफिकेशन मिलती है, और अभी उसके बाद नेक्स्ट ईयर डेवलपमेंट मैनेज करिए ताकि जब खाते में लाती है तो क्या नहीं पड़ा था ठीक है, कि जितना भी खरीदा परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन जो भी आएगा आप में नॉट एज हिस्टोरिकल, उसको मतलब व्हाट इज रिप्लेसमेंट, ऐसा कहा जाता है कि कंपनी या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपने आप को वैल्यू कर सकती है, या रिप्लेस, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर समझा, आज मैं एसी खरीदने जाती हूँ, ठीक है, ये एसी लेते 5 साल में, ठीक है, और ये जब मैंने खरीदा था कि 30,000 का तब मिला, ठीक है, क्या मुझे आंसर करना है, बट अप्रॉक्सिमेटली तो 30,000 का मैंने 5 साल पहले खरीदा, अब ये एसी का बहुत ही करता तो मुझे मैं एसी अपने क्लासरूम में, आज मार्केट में श्रेया अगर मैं नया एसी लेने जाती हूँ, नया एसी लेने जाती हूँ, किसको मैं बेचूंगी, मैं और राशनल हर चीज में ऑटोमेटिक हमें दो एसी लगा के करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, इसको स्क्रैप करूंगी, करूंगी, ठीक है, इसको बेच के नया एसी के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, इसको आज मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ और नया एसी मार्केट से लेके आया,
तो मुझे कितने यार पैसे चाहिए, दैट इज माय बिजनेस। तो ऐसे कहते हैं कि आप क्या कीजिए, या तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 30,000 या 10% एसएलएम पे आप 5 साल हो गया आप इनको डेडिकेट करेंगे, ये दिखा लो उसकी वैल्यू। नहीं तो ये कितने में बिकेगा, और उसकी जगह मैं स्टॉल पे तो आपको कितने में बेच ये मार्केट में आज जो मैं ऐसी लेने जाऊँ 45,000 का मिलता है, ये जो है तब्दील है 10,000 का। तो मेरी जेब में जो कितने में कितने बड़े बड़े कितने बड़े 45,000 हो रहा है, तो 25,000 आएगी वो, दैट इज माय बेसिक, that is my replacement policy. That is, this is the extraordinary need to buy a new particular AC in my. इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना लो और उसमें अपने आंसर को दिखा दो। ओके गाइस, इसको तुम भाग के पकड़ने वाले आगे से आगे में आपकी कॉन्सेप्ट में देख, ठीक है। तो ये ना आगे पढ़े और फिर भी पढ़े नहीं है, उनकी बात है कि कल को मेरे को बदनाम करेंगे आप। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, से सपोज उसमें से गाड़ी जो कि 5 साल पहले ली थी, तो उसके बाद डेप्रिसिएशन लगा लोगों के जो भी आज वैल्यू होगी, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, आज मार्केट में ये कह लो 3 करोड़ हो गई, 12 करोड़ की मिल रही है, ठीक है। तो ये आज की वैल्यू, इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके जितना भी एक्स्ट्रा आपको पैसा चाहिए, ठीक है, दैट विल बी योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बिकॉज दिस विल ऑल्सो बी सोल्ड इन स्क्रैप ना। आई नो दिस बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है यहाँ पे, जिसको सिंपल वैल्यू में दिखा रहा है। क्लियर है जी। इंडिविजुअल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट तो हमने करी ली। इंडिविजुअल कॉस्ट क्या, अगर से सपोज मेरा खुद का घर है, उसके ऊपर मैं कोई खर्चा कर रही हूँ, दैट विल बी माय इंडिविजुअल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट टू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, या फिर जो बार में ब्रिजेस वगैरह डैम्स बन रहे हैं, राइट। सो ये क्या है, सारी सोशल कॉस्ट है, विच इज कलेक्टिव। सोशल कॉस्ट टू द गवर्नमेंट और सोसाइटी को, एडल्ट्रेशन की कॉस्ट है, बीमार हो रहे लोग उसकी कॉस्ट है, दैट इज ऑल सोशल कॉस्ट, कलेक्टिव कॉस्ट है। ओके गाइस, नेक्स्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल, यहां से अब आपका चैप्टर शुरू हो जाता है कह लो, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, व्हिच डज नॉट चेंज द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, इट इज देयर इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब अगर एक फर्म कुछ प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है, करोड़ों यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रही है, ये कॉस्ट सेम है, मतलब जैसे अब इस क्लासरूम में अगर एक भी बच्चा नहीं है तब भी फिक्स रेंट पे करना पड़ेगा। इस क्लासरूम में अगर बच्चे पूरे मतलब फुल क्लासरूम में तब भी रेंट वो भी पे, दैट इज फिक्स। इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहे एक बच्चा बैठा है, ठीक है, एसी चल रहा है, अगर यहाँ पे 100 बच्चे बैठे हैं तब भी उतना ही एसी चल रहा है। क्या है, तो दिस इज ऑल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट, यहाँ पे हमने समझ ली कि इसकी बिल से बिल नहीं, मैं समझा मतलब ठीक है, बिल का नहीं लेते एग्जाम्पल, क्योंकि वो क्या है आगे जाके थोड़ा आपको समझ के लिए बता जाएगा। मतलब रेंट का ही सिंपल सा एग्जांपल हो कि रेंट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। वेरिएबल कॉस्ट क्या, व्हिच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। इफ द आउटपुट इज जीरो, व्हाट विल बी माय वेरिएबल कॉस्ट। क्या है जी, जैसे कि प्रिंटिंग कॉस्ट, एक बच्चा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंट, उतने खर्चा। 100 बच्चे होंगे तो 100 बच्चों के हिसाब से कॉस्ट मेरी बढ़ेगी ना, दैट इज वेरिएबल। क्लियर, श्योर। कौन सी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती है, चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट नहीं होती चेंज, फिक्स। कौन सी नहीं चेंज होती, फिक्स। कौन सी चेंज होती रहती है, तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ दीस टू कर्व्स, यहाँ पे क्या होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या रहेगी कॉस्ट। याद करेंगे, एक और सेट शिफ्ट होती है, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग है किसी तरीके, एक बार ये समझ लो अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी, अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगी, ये समझ लो, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे बात आई है सम कॉस्ट, ठीक है। वैसे तो आईसीआई ने यहाँ पे संक एक बार ही लिख दिया है, पर फिक्स कॉस्ट और सम कॉस्ट दोनों बहुत डिफरेंट चीजें होती
एक बारी के लिए उसने यहाँ लिख दिया, फिर वो जब कॉस्ट तुम्हें पढ़ाएगा ना, तो हमारा डिस्टिंग्विश कराएगा संक कॉस्ट, तब बच्चे होंगे संक के, तो सर बोलेंगे जब भी तुम जिनसे भी पढ़ोगे कॉस्ट, तो बोलेंगे ये गलत आंसर है। तो सुन लो कि संक कॉस्ट क्या होती है। संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसका मेरे आज के बिजनेस डिसीजन में कोई असर नहीं। आज अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, देखो हम कॉस्ट पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मैं एक पर्टिकुलर डिसीजन टू गो विद और नॉट टू गो विद अ प्रोडक्ट प्लीज, मुझे प्रोडक्शन करनी है कि नहीं। और क्या रहेगा, अरे मेरे को प्रॉफिट होगा तभी आगे मैं कभी ना, अगर मुझे प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा तो क्या मैं कभी भी प्रोडक्शन करूंगी? नहीं। नहीं। अब सम कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसी कॉस्ट जो कि पहले ही खर्चा हो चुका है, एक्सपेंसेस ऑलरेडी बीन डन, तो समथिंग व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड। कोई ऐसा खर्चा जो कि मेरा पहले हो चुका है, इररिप्लेसेबल है, कहाँ लगा नहीं हो सकता वो, तो क्या उसके ऊपर मेरा आने वाला डिसीजन मैटर करेगा? नहीं करेगा। एग्जांपल देखिए तो जानते हैं, अब ये प्रोडक्ट जेड मैं मार्केट में उसको यूज करूँ। अब जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो R&D होता है, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या उसके बिना कभी प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं या मार्केट में लॉन्च करना नहीं? अब मैंने वो जेड प्रोडक्ट बनाया, R&D ऑलरेडी उसके पास हो चुकी है, बाद में पता चला कि ये तो भी कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है हमारा, तो नहीं होता, दिस प्रोडक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल। Do you think you would go with the production of product Z? करेंगे क्या प्रोडक्शन? करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लॉस में ही है ना। पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, क्या उसका टर्न अराउंड कर सकते हो? वो खत्म ऑलरेडी हो चुका है। मेरा आगे वाला डिसीजन जिसके ऊपर बेस्ड है कि बेटर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट प्रॉफिट मेकिंग। Since for that product is Z, sorry, Z जो है now it's profitable. क्या तो profit problem ना profit बनी है, profitable भी already हो चुकी है। तो अगर profitable है, तो मुझे बताइए आने वाले APP के सामने आने वाले 4 months में ये मेरे को profit दे देगा, क्योंकि सारी cost cover हो जाएगी। तो मैं क्या डिसीजन लूंगी to go with it? Yes, नया प्रोडक्ट लूंगी, मार्केट में लूंगी, जैसा मैं इन्वेस्टमेंट करने लगी तो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कम, किसके ऊपर कोई डिसीजन है? will my decision lie on whether introducing the product in the market or not introducing it? Why? Because R&D has already been done, तो वो already spend हो चुकी है cost, R&D कर चुकी है, खर्चा हो चुका है, आपने दे चुकी है, आगे प्रोडक्ट को लॉन्च करना नहीं करना, तो क्या मेरे ऊपर पेंडिंग है? आंसर नो। तो खर्चा आपने ऑलरेडी ना has no has फ्यूचर कॉस्ट में इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी नहीं है, इस तरीके से आया लॉट मतलब बहुत से इजीली आप कैप्चर कर पाते हैं। तो फ्यूचर या इंक्रीमेंटल अगर नहीं है तो कॉस्ट, मतलब वो मेरे फ्यूचर में भी मेरे लिए आएगी और इंक्रीमेंटल का उसका मेरा खर्चा नहीं करना है ऑलरेडी से, तो वो मेरे लिए डिसीजन इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो उसको जो इररिलेवेंट कॉस्ट है उसको हम सम कॉस्ट करेंगे, सम यहाँ पे इन्होंने सम बोल दिया, बाद में क्वेश्चन सम के पूछ रहे हैं, अरे वो भी और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, मेरे फ्यूचर डिसीजंस ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर है? श्योर? तो यहाँ पे इसकी वर्ड्स करेंगे सम, इनएस्केपेबल कॉस्ट, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट या ओवरहेड्स। ठीक है, सबके मतलब यहाँ पे होंगे। ठीक है, चाहे इससे आए वर्ड्स यूज किए बट सबके मतलब अलग है। सम तो बड़ा है, ठीक है, इनएस्केपेबल मतलब जिसको ये जो आप कह सकते हो इज फिक्स्ड। ठीक है, अब आपके पास कभी बटन है कि नहीं, आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, यस यू हैव टू पे। अनकंट्रोलेबल ऑब्वियसली प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से आपको कंट्रोल करना होगी,
और हिंट्स बोलेंगे फिक्स कॉस्ट को क्योंकि वो ओवरऑल इकट्ठे ही डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर है जी? रेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। देखो अगर कोई एक ऑलरेडी से सपोज मेरे पास मशीनरी है, एक पीरियड अपनी यूज हो, क्या वो मशीनरी खरीदी वो ऑलरेडी मेरे पास स्टाफ कॉस्ट का ये आने वाले चीजों को प्रोडक्ट में लगती है नहीं, मतलब आगे हम क्या करते हैं कि नहीं, ये सोचो कॉस्ट के बारे में मुझे क्या आगे हम अच्छा मैंने करना है या नहीं करना, आप लोग को वो इम्पैक्ट हो मेरे इस वो करके तो मैं इम्पैक्ट की प्रोड्यूस का पर्टिकुलर प्रोडक्ट सी या तो ना कुछ करना आते हैं तो मुझे मतलब कि ऑलरेडी लेवल का एक्स वाई से है, तो क्या होगा बच्चों को मेरे डेवलपमेंट कॉस्ट क्योंकि उससे मेरा रॉ मटेरियल का खर्च इंक्रीमेंट हो रहा है समझ रहे हो? लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पड़ी है so that particular खर्चा मुझे ऑलरेडी because we face but for your clarity fixed assets will never be stop. Why? Because for asset is something which will give you benefit over the period. तो फ्यूचर का इंक्रीमेंट भी होगा चाहे उसके पास नहीं है, ठीक है अभी एग्जाम्पल कर लेते हैं आ रही है जब खर्चा वगैरह सब कुछ के अंदर मशीन को दी होती है ये मशीन है एसेट ऐसी मशीन में आप कहोगे वो भी एसेट है ठीक है ना और ओके क्या है ठीक है और वेरिएबल क्या है विच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट से सपोज इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स आपको अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल 10 यूनिट्स का चाहिए 100 तो 100 के अकॉर्डिंगली चाहिए 1000 लाख तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल आपका वेरी करेगा सो ऑब्वियसली दे आर इंक्रीमेंट इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग क्लियर नाउ व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन बच्चे इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग कॉस्ट ठीक बात है जो कि कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं सो अगेन क्या है फंक्शनल है क्या है खुशदीप ठीक है ना सो कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करें दिस इज हाउ इट इज क्लियर है चलो आगे नाउ टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शंस अगेन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन ठीक है शॉर्ट रन में ये सारे जो आपने अपनी प्लस वन में बातें पढ़ी थी टीसी टीवीसी टीएफसी एबीसी एएफसी एसी एंड एमसीएफई ठीक है इनको हम पढ़ेंगे एंड यहाँ पे ओनली विच कॉस्ट इज रेलिवेंट एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्योंकि मैंने बताया था जब हम पिछले भी बात कर रहे थे प्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि कौन सी कॉस्ट लॉन्ग रन में रहती है तो ओनली एवरेज कॉस्ट रहती है तो क्योंकि लॉन्ग है तो इसलिए ठीक बात है एल लगा देते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एलएसी शॉर्ट रन में ये फलानी फलानी कॉस्ट सारी मेरे डिस्टेंस को इम्पैक्ट करती है लॉन्ग रन में द ओनली कॉस्ट दैट इज देयर which is which is the basis of my decisions is only long run average cost LAC ठीक है जी नाउ आ जाओ शॉर्ट रन से पढ़ना शुरू करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट ये वो वाली कॉस्ट है जो कि सेम रहती है एट ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट अगर जीरो आउटपुट है तब भी वो क्या रहेगी सेम रहेगी हमारे एग्जांपल में अगर 60 है राइट तो 60 रहेगा जितना मर्जी आपका आउटपुट हो जाए सो व्हाट विल बी द शेप ऑफ योर टीएफसी इट विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना कुछ भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यस और नो ये कांस्टेंट है ठीक है समझ आया नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम टीवीसी कह देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस वन वाली बात है व्हाट इज द शेप ऑफ टीवीसी इट इज इनवर्स एंड स्ट्रेट इनवर्स एंड स्ट्रेट क्वेश्चन क्या बनेगा समझाऊंगी इनवर्स एंड स्ट्रेट क्या है और कैसे बनेगी स्ट्रेट को ढूंढेंगे पर मैं पहले आपका दिमाग बताना चाहती हूँ किस डायरेक्शन में जाना चाहिए तो क्वेश्चन बनता है कि why the shape of TVC is inverse एंड स्ट्रेट
The answer is it is because of law of variables. It is because of law of variables. याद करेंगे law of variables क्वेश्चंस क्या था? Which states that TP increases at increasing rate, increases at diminishing rate and then याद है? तो मैंने कहा था कॉस्ट बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है. कॉस्ट बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है. तो अगर वो इंक्रीज करे एट इंक्रीजिंग रेट तो कॉस्ट क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, फॉल करेगी जब तक टीपी इंक्रीज हो. जैसे टीपी फॉल करेगा कॉस्ट क्या करेगी? करेगी. टीपी का मैक्सिमम होगा कॉस्ट कितना होगी? तभी तो मेरे को रिटर्न्स अकॉर्डिंगली मिलेंगे ना बेटा जी. खुद सोचो स्टार्टिंग में हमने कहा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. हमने कहा यहाँ पे फिक्स्ड फिक्स्ड जो हमारे पास वेरिएबल है वो कंप्लीटली यूटिलाइज्ड नहीं. तो जब मैं थोड़ी यूनिट्स बना रही तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी इंक्रीज फॉल करती है ना. फिर हमने कहा हमारा टोटल डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हमारा इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम भी हो रहा है. मेरा प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है. कॉस्ट मेरी क्या हो सकती है? क्या होती है? जब टोटल प्रोडक्ट फॉल करेगा तुम सोचो फॉल कब करेगा कि प्रोडक्ट है अपनी प्रोडक्शन कम ही क्यों करूंगी क्योंकि कॉस्ट राइज तब तो नेगेटिव रिटर्न्स है. तो नेगेटिव रिटर्न समझ. कभी भी शेयर के ऊपर बात आ जाएगी तो कौन सा आंसर रहेगा आपका? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है जी. तो आ जाओ टीवीसी के बारे में बात करते हैं. इट इज अ कॉस्ट व्हिच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट है ना. आ जाओ. तो व्हेन द आउटपुट इज 0 टीवीसी इज आल्सो 0. 1 यूनिट पे करेंगे. अब क्या हो रहा है बेटा? सेकंड यूनिट जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है. जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाती हूँ पर यूनिट कॉस्ट में फॉल. तो पहले हमने यूनिट के 10 में 2 की कमी तो 20 होनी चाहिए थी. हाँ या नहीं? तो इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट इज फॉलिंग और नॉट. डिवाइड करके देख लो ना. 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 9. सो 10 से 9 गया. पर यूनिट कॉस्ट इज फॉलिंग. 3 आया 24 अगेन 6 मतलब फॉली हो रही है ना. 24 डिवाइडेड बाय 3 करो 6 आती है पर यूनिट कॉस्ट. हाँ या नहीं? प्लस 1 की बातें ये थोड़ी. 4 पे आओ 28 अगेन फॉल कर रही है. फिर क्या होगा जी? एकदम से मिनिमम होगी. कहाँ मिनिमम होगी बेटा जी मेरी कॉस्ट? ऐसे सॉरी यहाँ मिनिमम का तो सी नहीं होगा वो एमसी होगा. मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम. तो यहाँ 10 8 6 4. अब यहाँ पे देखो कितना है चेंज 12 का. तो मिनिमम का और ये इधर इधर इस साइड वाला 28 पे मिनिमम आ रहा है बेटा जी. तो ये क्या है मेरी मिनिमम हो गई कॉस्ट. तो डिविनिशिंग रिटर्न खत्म हो गया. क्या होगा? नेगेटिव रिटर्न आएगा. प्लीज कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज शार्पली. कॉस्ट कितना है गोइंग टू इंक्रीज. अब वो बढ़ जाएगी कॉस्ट. तो ये हो रहा है 5 10 40 55 ये वो. तो देखो 12 15 25 एंड 75 से इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज तो हमेशा मार्जिनल होता है ना. ठीक है जी. समझ गए मेरी बात? तो अब देखो पहले तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं बट आता इंक्रीज नहीं. जैसे द कॉस्ट देयर वाज इंक्रीजिंग एट प्रोडक्शन वाज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. देन आगे यहाँ पे नहीं है ऐसा आएगा. हमें मिनिमम से इंक्रीज हो रही है बेटा जी और एकदम से शार्पली राइज करेगा. तभी इनवर्स सेक्शन. देखो पहले डिक्रीज करिए इंक्रीज करिए डिक्रीजिंग रेट. इंक्रीज करिए एकदम से इंक्रीजिंग रेट. क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज एस इनवर्स एस स्टेट. इंक्रीज करेगी एट डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीज कर देगी एकदम एट इंक्रीजिंग रेट. शार्प इंक्रीज करेगी. क्लियर है? So यहाँ तक increasing increases at diminishing rate increases at increasing rate. That's why it is inverse S shape. Next page पे आएगा. ये देख लो. ठीक है. कोई परेशानी? Next is semi variable cost. कुछ पूछना है नवजोत? कुछ देखना तो देख. ये लिखा है मैंने पॉजिटिव इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट. मतलब सॉरी टीबीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट लिखा है ये. टीबीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. टीबीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग. ठीक है.
ये यहां तक क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्लियर है जी? नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है, जहां पे मिनिमम तो खर्चा आएगा ही आएगा, चाहे आप बिजली ऊपर। उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा यूज करिए उतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन कैसे होता है? कॉस्ट जो कि क्या रहेगी, कुछ ना कुछ मिनिमम तो रहेगी, और उसके बाद जैसे जैसे आप उसको यूज इंक्रीज करते हैं, आउटपुट जैसे इंक्रीज होता है तो वो भी इंक्रीज होती है। तो वो कौन सी कॉस्ट का आंसर आप देंगे? सेवन। ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं देखो, ऑब्वियसली ओरिजिन से तो शुरू नहीं होगी ना, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकती। हाँ, ये मिनिमम चार्ज रहेगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे आप वो घर जाके खोल रहे या नहीं खोल रहे, वहां पे एक भी बत्ती जला रहे नहीं जला रहे, मिनिमम खर्चा तो आएगा ही आएगा ना। तो जीरो तो नहीं होगी, ओरिजिन से स्टार्ट तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपके वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी। तो ऐसे करके इंक्रीज करके अब तो इंक्रीज है। अगर आप यूज ही नहीं कर रहे तो यही पे बढ़ती है, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये भी इंक्रीज हो जाएगी। सो नीदर परफेक्टली वेरिएबल नॉट फिक्स। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या वाटर चार्जेस लगा लो, मिनिमम चार्जेस जो भी 500 1000 रुपए, और उसके बाद जैसे जैसे आप इंक्रीज करते रहेंगे यूजेज, वैसे वैसे वेरिएबल होती रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके ऊपर भी आ जाता है क्वेश्चन, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि मेरा ऑपरेशन का स्केल कम था, ठीक है, तो एक फोरमैन से काम कर रहा था, एक सुपरवाइजर से काम। अब एकदम से मैं एक्सपैंड कर रही हूँ, तो मुझे एक और फोरमैन एम्प्लॉय करना, तो डबल पे इंक्रीज। हाँ या नहीं? पहले तो देखो, जब तक एक फॉर्मेट से काम कर रहा है 10 लाख रुपए में फॉर्मेट की सैलरी चार्ज कर रही है। अब देखिए, जैसे ही ऑपरेशन इंक्रीज हुए, मुझे एक और फॉर्मेट एम्प्लॉय करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो कितना चार्ज करेंगे? डबल। आप तीन करें 30 हजार, चार करूंगी तो 40 हजार, 500। तो एकदम सडन जंप आता है। क्या होता है? सडन जंप आता है। उसको हम कहेंगे स्टेयर स्टेप स्टेयर स्टेप। इस तरीके से देखो, स्टेयर स्टेप ही है ना, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। तो इसकी डेफिनेशन करेगी, फिक्स्ड ओवर सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट एज लॉन्ग एज आई एम एम्प्लॉइंग ओनली वन फोरमैन। ठीक है, बट सडन जंप इन द इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे लिखा होगा जंप, ठीक है, तो वो क्या रहेगी आपकी? स्टेयर स्टेप। उठे हुए हैं सारे? चलो आगे, इजी है। नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, टीवीसी प्लस टीवीएससी। तो मुझे बात बताओ, चेंज इन टोटल कॉस्ट किसकी वजह से होगा? फिक्स कॉस्ट की वजह से? वेरिएबल। वेरी गुड। द चेंज इन फिक्स योर टोटल कॉस्ट विल बी बिकॉज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बट नाउ क्वेश्चन, can your total variable cost and total cost curve intersect each other? टोटल कॉस्ट का कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व क्या है? उसको टच या इंटरसेक्ट करेगा? नो। व्हाई? व्हाई? बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट है दोनों के बीच में, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट है दोनों के बीच में, जो कि कांस्टेंट रहेगी, जो कि क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एक मिनट टेबल देखो, डायग्राम में दिखाती हूँ। देखो आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वही ऊपर वाले हमने टेबल से उठा ली, 0 10 18 24 40 एंड सो ऑन। फिक्स कॉस्ट मेरी सेम है, 10 10 10। सो व्हाट विल बी योर टोटल कॉस्ट? पहले देखो, 0 + 10 10, 20, yes, 28 34 50 70 105। Now देखो, total cost is increasing, but the reason of increase is total variable cost. But is there, मतलब ये क्या है? Are they same? Your total variable cost and total cost? No. Total cost is greater than your total variable cost. एंड जो दोनों के बीच में फर्क है वो किस चीज का है? फिक्स्ड है, और वो किसकी वजह से है? फिक्स कॉस्ट की वजह से है। तो ये डायग्राम इस तरीके से बन जाता है, याद करेंगे। दिस इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट,
Total variable cost will always start from the point of origin and will be inverse S shaped. Yes, guys. Yes. अगर या रीजन से ना अगर 0 यूनिट्स बना रहे हो तो 0 रहेगी, and your total cost will start somewhere from the point of y axis, और वो क्या होगी जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होगी इधर से, लेकिन शेप क्या रहेगी अगेन इनवर्स है. यस, वेरी गुड. तो दोनों के बीच का गैप क्या रहेगा, ऑलवेज सेम, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट व्हिच इज ऑलवेज सेम, इट डज नॉट चेंज. ठीक बात है, समझ आया? तो ये भी इनवर्स शेप की रहेगी. सो टीसी, अगर टीसी क्या होता है, इज इक्वल टू टीवीसी प्लस सीएफसी. सो अगर मेरे को टीएफसी निकालना है तो टीसी माइनस टीवीसी कर दूं, टीवीसी निकालना है तो टीसी माइनस टीएफसी कर दूं. ठीक है ना? तो यहां तक परेशानी लग रही है किसी को? तब चलूंगी आगे, पक्का ना? अच्छा, मुझे एक चीज और बताएंगे. देयर वाज दिस क्वेश्चन दैट वाज कमिंग इन माय माइंड. क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा एनालिटिकल है, ध्यान देंगे प्लीज. एक बार डायग्राम सारे देखो. एनालिटिकल क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जाता है. मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट टीसी का पहले आएगा कि टीवीसी का पहले आएगा, यहां देखेंगे. यूनानिमस आंसर है कि किसी का डिफरेंट है? सेम आंसर है सबका? श्योर? यस. व्हाई नवजोत ने परफेक्ट है, बट व्हाट इज द रीजन? क्योंकि एक जो है वो फ्लैटर है, दूसरा क्या है, स्टीपर है. स्टीपर कौन सा है? बीसी. देखो ना, ये थोड़ा सा कम से इंक्रीज हो रहा है, कुछ ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है ना. तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज जो कि ज्यादा से इंक्रीज हो रही है तो उसका डाउनफॉल भी तो थोड़ा सा बाद में ही आएगा, और इसका पहले आएगा, और ये चेंज है. ठीक है ना? तो ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ है और फिक्स कॉस्ट का थोड़ा सा, और सॉरी टोटल कॉस्ट का थोड़ा सा राइट है. और देखो मिनिमम, हाँ ये मिनिमम नहीं है, कैसे हो रही है. ठीक है. तो हमेशा वेरिएबल्स का कहीं पे भी देख लेंगे, मिनिमम पॉइंट पहले. ओके गाइस. नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट ये क्या हो जाएगा? इट इज अ पर यूनिट फिक्स कॉस्ट. सो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. सो व्हाट डू यू थिंक योर एवरेज फिक्स कॉस्ट विल लुक लाइक? इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, फॉल करेगा. क्योंकि देखो कोई चीज कांस्टेंट है, अगर आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर बढ़े जा रहा है, पहले 1 था, 10 डिवाइडेड बाय 1 10 था, फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.33 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया, 1.8 समथिंग. ठीक है, ऐसे ऐसे करके कम होता रहेगा. यस और नो? यस. So your total average, sorry, average fixed cost will keep on decreasing with the increasing level of output. But what will be the shape of your average fixed cost? So answer, shape of average fixed cost will be rectangular hyperbola. It will be rectangular hyperbola. Now what is rectangular hyperbola? The area under the curve is thus 10 into 1 will be 10 into 2 will be 10. Oh, sorry, 10 into 2 into 5 will be 3.33 into your, sorry, 6.667 into 3 will be 10. Yes or no? ऐसे भी करके जो एरिया हम बनाएंगे ट्रायंगल का, वो विल मेक द क्वाड्रेटिक. ठीक है. तो जो हम भी एरिया अंडर द कर्व सेम है, 10 ही आएगा रीजन. तो कभी भी मैं मल्टीप्लाई करके एक्स्ट्रा करके डिफरेंट एक्सटेंस को वो आंसर के 10 ही आएगा, 10 ही आएगा. इस तरह की शेप को हम ले लेते हैं. ठीक है. तो एएफसी की शेप बनाएंगे रेक्टेंगल. ओके. हाँ जी. इन द लेवल ऑफ आउटपुट या क्वांटिटी. ठीक है बच्चों. So this is the shape of your AFC, and what is the name of the shape? It is rectangular hyperbola. Can your AFC curve ever touch your
never be zero. Answer is why? Because TFC can never be zero. ठीक है, 0 something something आएगी, पर जीरो नहीं, तो इसका मतलब वो कभी भी x या y से को टच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो लेवल पे भी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव है ना वो, ठीक है जी। चलो, so AFC can never be zero. Why? Because TFC is never zero. Okay guys, y को तो फिर भी टच कर लेगा, जीरो x को नहीं करेगा, ये मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टीवीसी के बाद आउटपुट क्या आएगा, टीवीसी का क्या अभी हमने बात करी थी, इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट, फिर इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट, तो जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहेगा ना, क्योंकि रेट है, देखो रेट है, सुनो, सो पहले डिमिनिशिंग रेट पे है, इसका मतलब योर एबीसी विल फॉल, योर एबीसी विल फॉल, बिकम मिनिमम, ऑब्वियसली यू शेप करेगा ना, क्योंकि and then because it is increasing at increasing rate it will press, so what will be the shape of your ABC, it will be U shaped, it will be U shaped, okay guys, लेकिन ऑब्वियसली ये भी शार्प राइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टीपर कॉस्ट होती है, एवरेज नहीं, देखो अगर तो जीरो लेवल पे तो ऑब्वियसली जीरो रहेगा, क्योंकि टोटल जीरो है वहां, ठीक है ना, टीबीसी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ ऑल, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो पॉजिटिव ही रहेगा, ओके गाइस, मिनिमम पॉइंट, हाँ, तो वो क्या इसी इसी आपका इकोनॉमिक में होगा ना, सेकंड स्टेज, where your TP is maximum, your your costs are minimum benefits. Variable as marginal है कोई भी, it is going to be minimum. Okay? Again answer वही है, law of variable proportions. ठीक है बच्चों? So it will, what is the shape? Shape is U shape. Okay guys, ये मैंने आपको बताया है, अगर TP increase कर रहा है increasing rate, your total variable cost है वो diminishing rate पे rise करती है, फिर उसके आगे जब increase करता है increasing rate, ये सॉरी डिमिनिशिंग रेट और फॉल करता है, ये इंक्रीज करती है, उसके बाद शार्पली इंक्रीज करती है, ये वेरिएबल टोटल, अगर एवरेज की बात करेंगे क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है बाय क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली जब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या, सॉरी ये हाँ इंक्रीज कर रहा है तो ये फॉल करेगा, देख रहे हैं, जहां इसका टॉप आएगा वो इसका मिनिमम होगा, जैसे ये फॉल करेगा ये शार्पली रेज, ओके, पक्का, आंसर क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, चलो आगे, एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट, वो क्या हो जाएगा, देखो एक तो सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, नहीं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल, ठीक है, वो टोटल कॉस्ट, या फिर क्या कर लो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट कर लो, सीधी बात है, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज कॉस्ट में तो देखो एएफसी भी चेंज हो रहा है और एबीसी तो हमेशा चेंज हो रहा है, ज्यादा फर्क किसकी वजह से होगा, वेरिएबल की वजह से कि फिक्स की वजह से, वेरिएबल की वजह से, कोई रीजन बता सकते हैं, अब बच्चे ए बी सी हो गया ना, सॉरी ए एफ सी हो गया, वो भी तो फॉल कर रहा है ना, इस वजह से, क्योंकि धीरे धीरे जो आपका फिक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है ना बेटा जी, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत मिनिमल है, मेजर जो चेंज आता है वो वेरिएबल की वजह से है, क्योंकि वेरिएबल ही तो चेंज है, गेटिंग इट, ठीक है, सो अगेन द शेप ऑफ योर एवरेज कॉस्ट will be your average total cost will be U shaped, will be U shaped, और ये जो AC है दिस इज शॉर्ट रन, SAC लिखा था, इट इज SAC, दैट इज शॉर्ट रन, ओके, U shaped रहेगी बट फ्लैटर देन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाई फ्लैटर, क्योंकि इसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, खिचड़ी तो नहीं बन रही किसी के दिमाग में, आ रहा है समझ, सो अगेन यू शेप बिकॉज ऑफ नॉन वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, क्योंकि अगर टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट इट विल फॉल,
वहां पे डिमिनिशिंग रेट पे तो मिनिमम रहेगा, देन वो अगर फॉल करेगा तो ये विल राइज करेगा। ओके श्योर, पक्की बात है, किसी को परेशानी लग रही है तो पूछ लो। फ्लैटर इस वजह से है बच्चे क्योंकि इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी, ठीक है, लेकिन दोनों के एवरेजेस। तो जब दो ज्यादा होता है ना, जब चेंज ज्यादा आता है किसी भी चेंज में, जब चेंज ज्यादा आता है तो उसको फ्लैटर बोलते हैं। स्टीपर क्या होता है, जब चेंज थोड़ा कम होता है कंपैरेटिव। ओके, ऑब्वियसली दोनों वो है रिलेटिव टर्म्स है, मतलब कि कंपैरिजन है उसमें इन्वॉल्व। क्लियर है? चलो अगला देखो, नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट, एमसी जिसको हम होते हैं, मार्जिनल इज अ चेंज, yes or no? Marginal is a change. So how do you calculate the change? It is TCN minus CCN minus 1 और delta TC divided by delta Q। क्लियर बात है? पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना एक चीज वो पूछता है, बताओ कि डिफरेंट फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला गलत है एमसी का, इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट चेंज, ठीक है, तो हम कह रहे थे सिग्मा टीसी इज इक्वल टू एमसी बार, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, चेंज है, क्या बोल रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला सही होता है, सिग्मा टीडीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी, करेक्ट है, करेक्ट है ना? फिर सिग्मा एमसी इज इक्वल टू टीडीसी होगा। सिग्मा एमसी इज इक्वल टू टीडीसी। पर मुझे एक बात बताओ, कैन इफ सिग्मा एमसी इज आल्सो इक्वल टू टीडीसी, अगर मतलब कहना कि पूरा का पूरा मार्जिन कॉस्ट को ऐसे रखूं, क्या वो टोटल कॉस्ट ब्रेक ये है कि अगर हम मार्जिन को ऐड करते हैं वो कहते हैं चेंज, क्या होता है, देखिए तो काफी चीज ऐसी है fixed। तो अगर मैं मार्जिन को ऐड करती हूँ तो फिक्स को लेकर नहीं उसमें है क्या उसमें फिक्स क्या है, चेंज में नहीं है, मार्जिन में है वही चेंज, क्या होगा चेंज, और चेंज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल। That's why sigma MC this period is never equal to TC. So this will be a incorrect solution or formula। पर अगर मैं बोलूं सिग्मा MC is equal to TC, क्या ये करेक्ट है? TCN minus TCN minus 1 is equal to क्या ये करेक्ट है? करेक्ट। आगे मैं बोलूं TC TDCN minus TDCN minus 1 क्या ये करेक्ट है? Yes, तीनों तो चेंज है ना। डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू क्या है? यस, डेल्टा टीसी तुमने किया, डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू क्या है, मार्जिन है, बट क्या डेल्टा सिग्मा एमसी इज इक्वल टू टीसी है, व्हाई बिकॉज़ टीसी कैसे इंक्रीज होगा, समझ गए ना? इसके अंदर ये बहुत ज्यादा बार बार क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। So marginal cost is the change. Yes. So what are the different formulas? TCN minus TCN minus 1 या फिर TVCN minus TVCN minus 1 या फिर delta TC divided by delta output या फिर delta TC divided by delta output is also a formula, but what is not a formula? ये देखो ये आ गया ना सारा। What is not a formula? ये वाला। हाँ जी। क्या मतलब यार योर TVC अगर आपको निकाला तो सिग्मा MC is correct, but TC will never be equal to your sigma MC. Why? Because TC includes TFC. Yes. Clear है ना? आ जाओ अब इसकी बातें पढ़ लेते हैं। अगेन इट विल ऑल्सो बी यू शेप, वाई बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जैसे हमारा टीपी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे कॉस्ट हमारी फॉल करेगी पहले, जब वो मैक्सिमम होगा ये मिनिमम रहेगा, जब वो इंक्रीज कर फॉल कर रहा है तो कॉस्ट क्या होगी, राइज करेगी, बट शार्पली करेगी क्योंकि ये चेंज है। क्लियर है जी?
सो एमसी इज द स्लोप ऑफ टीबीसी, वो तो हमेशा ही बात करी ना टोटल की है, बट यहाँ पे क्या टीसी की स्लोप होगी कि टीबीसी की स्लोप होगी? टीबीसी की होगी, क्योंकि चेंज यहाँ पे वेरिएबल है। श्योर एवरीवन? एरिया अंडर एमसी इज योर टीबीसी। अगर मैं एमसी को ऐड करूंगी, यही तो बात है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? टीबीसी। उसी को तो हम एरिया अंडर कहेंगे ना। कहने का मतलब क्या, अगर मैं दोनों एक्स और मल्टीप्लाई करूंगी या एरिया को अंडर प्लस करूंगी, एमसी कितना एमसी करूंगी, तो वो क्या निकलेगा? टीबीसी। ठीक है, तो उसको एरिया अंडर एमसी कर्व इक्वल टू टीसी बोल दीजिएगा। एमसी तक में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? श्योर। मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, तो कौन सा, सॉरी ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शंस गिवन होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली इज द चेंज। अब ये एक और एमसीक्यू बन जाता है। राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व इज योर सप्लाई कर्व। ठीक है, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज योर सप्लाई कर्व, ये बोल रहे हैं। दिस इज योर सप्लाई कर्व। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई? The rising portion of your MC marginal cost curve is your supply curve care. यहाँ पे कॉस्ट है बेटा जी, यहाँ पे आपका आउटपुट है। ठीक है, अब आपका सप्लाई कर्व क्या कहता है? सप्लाई कर्व दिखाता है चेंज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइजेस विच इज योर सेलिंग प्राइस। यहाँ पे ये कह रहे हैं चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉस्ट। ठीक है, so in any case if the supplier wants to increase its supply, obviously I would want to sell it at a higher price. I want to sell it at a higher price. ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आपका वैसे तो कॉस्ट नहीं इंक्रीज होनी चाहिए, व्हाट शुड इंक्रीज? योर प्राइस शुड इंक्रीज। ठीक है, योर प्राइस शुड इंक्रीज, बट अगर सारी की सारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही तो ऑब्वियसली मार्केट में प्राइसेस ऑल्सो आर गोइंग टू राइज। इफ द प्राइसेस राइज आई विल सेल मोर एट हायर प्राइसेस। क्लियर है? So rising portion of your MC curve is known as supply curve, MCQ है। ठीक है जी। TVC and TC are inverted S shape. ABC, AC, MC are U shaped. Why? Because of law of variable proportions। मैंने हर एक के साथ आपको साथ के साथ समझा दिया था। ठीक है, घर पे अगर आपको रीड करना हो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। ठीक है, ये मैंने आपको कहा था जैसे एपी और एमपी का था, वैसे ही एसी और एमसी का है। बस जहां पे एपी इज इक्वल टू एमपी होता था वहां पे हमारा एपी क्या होता था? मैक्सिमम होता था। यहाँ पे एसी इज इक्वल टू एमसी जहां होगा वहां पे एसी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, नहीं याद तो आ जाओ दोबारा से। एज लॉन्ग एज योर एमसी इज लेस देन एसी। जब हमने वहां करा था, ध्यान देंगे, हमने करा था अगर एमपी लेस है एसी से, सॉरी एपी से, तो एपी क्या करता है? फॉल करता है ना। ये बात करती है आपकी क्यों हो रही है? यहाँ पे बस कॉस्ट आ जाएगा। एमसी इज लेस देन एसी, व्हाट विल हैपन टू एसी? एसी विल फॉल। फिर हमने बात करेंगी व्हेन एसी इज इक्वल टू एमसी, कॉस्ट रिमूवल भी कैसे होनी चाहिए? तो एसी में भी मिनिमम, वहां पे मैं क्या करता हूं? मैंने कहा 80 तो 80 मैक्सिमम तो होगी प्रोडक्शन की। अब ये बोल रहे हैं जब एमसी इज ग्रेटर देन एसी, व्हाट विल हैपन टू एसी? एसी में जैसे आगे ना एमपी ग्रेटर देन एपी और एपी मैक्स इंक्रीज भी करता है। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम है। बस कॉस्ट मिनिमम हो गया, प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गई, ये बोला गया जब इक्वल होता है। ठीक है, तो एसी इज लेस देन एमसी इज लेस देन एसी, तो एसी फॉल करेगा। दोनों इक्वल है तो एसी मिनिमम होगा। ये बड़ा है तो एसी राइज करेगा। एंड अगेन व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रट्टा नहीं लगवा रही, समझा रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि कंफ्यूजन ना हो। बच्चे ना बाद में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उनको ऐसा लगता है बस कॉस्ट मिनिमम होती है और आउटपुट मैक्सिमम होता है, ये जब दोनों इक्वल। क्या आगे एंड तो देखो मेरे को आंसर मेरे दिमाग में क्लियर है।
ठीक है, किसी को इसके ऊपर थोड़ी सा डिटेल डिस्कशन चाहिए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, I'm ready to have a detailed discussion on it given that you are ready to understand and to understand. अगर तो क्लियर है then that's it. If anybody wants any clarity on it please tell me. देखो पीयर प्रेशर में नहीं आना, लगा नहीं आना तो पूछो, यहाँ पे एक ही वाला और एक ही ठीक है। अब मेरे को इसी में ही बताएंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन आता है। किसका मिनिमम पॉइंट पहले आ रहा है, एमसी का कि एसी का? वेरी गुड। एमसी क्या है, चेंज ही तो है, वेरिएबल ही तो है। और एसी क्या है, दोनों है, फिक्स भी और वेरिएबल भी। तो दैट्स व्हाई इसका एसी का पॉइंट बाद में आएगा और एमसी का पहले आएगा, और एमसी का राइजिंग पोर्शन ही तो कट करेगा ना एमसी को, की बात है। कैसे? ऐसे। ओके, क्लियर? I told you why, because marginal cost is your change. Change represents variable. Average cost is not just the change, but even your change. So obviously it has to be flatter, and this is supposed to be steeper. तो steeper का lower point पहले आएगा, average का बाद में आएगा, ठीक है? Relationship between AC, AVC, and AFC. So AFC is your red line. That is your rectangular hyperbola, guys. दिख रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप है ना इसकी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका यू शेप्ड रहेगा और एवरेज कॉस्ट भी आपका यू शेप्ड रहेगा, बट फ्लैटर क्या रहेगा, एसी, वेरी गुड, और एबीसी आपका स्टीपर रहेगा। ठीक बात है, क्योंकि एसी के अंदर ए एफ सी भी इंक्लूडेड है। बट एक चीज है, इन दोनों का जो गैप है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ए एफ सी, ए एफ सी देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इनके बीच का गैप भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट क्या वो इकट्ठे अभी मिलेंगे? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज एएफसी कैन नेवर बी। ठीक बात है। अच्छा, मिनिमम पॉइंट इसका भी किसका पहले आएगा? एवरेज वेरिएबल का, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में तो क्या है, सिर्फ ये सब बताएगा इसका। दैट्स द लेटेस्ट क्लेवर, नेक्स्ट मिनिमम पॉइंट विल बी, हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, राइट ऑफ, विल लाई टू द राइट ऑफ, ठीक है ना, योर वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही होगा राइट, अपने आप की डायरेक्शन में, मेरे में नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हमेशा। Gap between AC and ABC falls continuously, but they will never intersect. Why? Because the gap is AFC and AFC will never be zero. What are the different formulas for AC? AC is equal to ABC plus AFC. ठीक है, या AC minus ABC will be AFC and AC minus AFC will be ABC. ये तो सेम है, ये डिफरेंट फॉर्मूलाज है जो कि हमने ऑलरेडी कर लिए। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं जिस तरीके के आ सकते हैं। Obviously, when output is zero, your TFC and your TC will be same. Variable zero. Okay. When output is equal to 1, so obviously TVC is equal to ABC plus MCY. Because the only change is because of variable cost. Perfect. ठीक है जी, आओ अभी क्वेश्चन देखो, सॉल्व कर लो फटाफट। अगर मार्शल कॉस्ट निकालनी, क्या मैं निकाल सकती हूँ? 12 माइनस 4, पहले ऊपर तो जीरो ही था ना, आउटपुट जब जीरो था, टीवीसी भी जीरो था, चेंज कितना आया, एमसी में 12 आया, तो 14 माइनस 12 2, 18 माइनस 14 इज 4 एंड सो ऑन 22। ये निकाल लेंगे इजीली, एवरेजेस भी निकाल लोगे डिवाइड करके। एक बार क्वेश्चंस देख लो यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक एक बार फटाफट रीड कर लो, फिर मैं लॉन्ग रन पे चलती हूँ। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करो।
कौन अभिश्रा आ गई है? डाउट है किसी को अभी तक? मैथ्स की क्लास 12:30। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वाला कराऊंगी, फिर हम स्टॉक। लेट्स कीप अ टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डेट बता दो कौन से डे पे करना है। आज फ्राइडे है। चलो बैठ जाओ, अभी पहले भी बात कर रहे थे लॉन्ग रन। आ जाओ। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगा बेटा? ये ना सुन लेंगे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगा बेटा जी? जो आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स होती है, ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स के मिनिमम पॉइंट्स पे बनता है। अब मुझे पता है यार, इतने सालों से मेरी ये एक एवरेज कॉस्ट पे मिनिमम रहती है, तो लॉन्ग रन में ऑब्वियसली मैं उसी पे प्ले करूँ। हाँ ही नहीं, रैशनल प्रोड्यूसर्स है ना। तो बच्चे जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा ना, वो क्या करेगा, आपके मिनिमम पॉइंट्स ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर ही इस तरीके से मिनिमम पॉइंट्स को लेके ही बनेगा। मतलब एक फर्म जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस करेगी ऑन डिफरेंट मिनिमम पॉइंट्स दैट द फर्म हैज इनकर्ड इन इट्स शॉर्ट रन। तो लॉन्ग रन में हम उसी पे ही प्ले करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई that's why it is also known as envelope curve. Your long run average cost curve is also known as envelope। ठीक है, लिखा हुआ नेक्स्ट पेज पे, टेंशन नहीं है। envelope curve, या फिर इसका एक और नाम होता है दैट इज प्लानिंग कर्व। खुद सोचो ना, इनवेलप क्यों? क्योंकि ये सबको अपने अंदर लेके घुस रहा है ना। ये देखो, एवरी शॉर्ट रन कॉस्ट इज इन इट। तो अगर उसके अंदर है तो इनवेलप है ना, इसका मतलब वो कवर है। दूसरी चीज, इसको प्लानिंग कॉस्ट क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि जो भी आपके मैनेजरियल पोजीशन पे लोग होंगे वो क्या करेंगे, इन्हीं शॉर्ट या स्मॉल मिनिमम पॉइंट्स पे ही अपनी प्रोडक्शन करेंगे। तो पूछा जाता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का दूसरा नाम क्या है? इनवेलप कर्व एंड प्लानिंग कर्व। तो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का नाम क्या हो सकता है? प्लांट कर्व्स। देख रहे हो, ये एक बड़ा सा गार्डन है ऐसा लगा लो, और इसके अंदर ये जहां पे भी इनके बीज बोए हुए हैं वो क्या है? प्लांट्स है। क्लियर है जी? नेक्स्ट पेज पे ये लिखा है, देख लेते हैं। LSE is also known as envelope curve or the planning curve. Envelope, why? Because it envelopes all the short run average cost curves in itself. And why planning? Why? Because the managerial decisions are taken on the basis. Third, second, all the SSEs are known as plant curves. समझ गए क्यों? कि जहां पे उसके मिनिमम पॉइंट्स है उसी की बेसिस पे तो मेरा ये इन्वेलप हो रहा है। ठीक है जी। Next, in long run, the firm examines on which SSE it should operate so that the total cost is minimum. यही तो है मतलब हमारे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम ले लेंगे और उसी पे ही हम ऑपरेट करें। ठीक है जी। सो LSE इज टेंजेंट टू ईच SSE। ये तो देखा ही ना टेंजेंट में था, ये देखो ये टेंजेंट है कि नहीं है? देन बट इट इज नॉट टेंजेंट टू मिनिमम पॉइंट्स, नॉट ऑलवेज मिनिमम पॉइंट पे, ये हल्का कहीं पे ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पे देखो अब रीजन क्या है। जहां पे भी ये एसएससी का मिनिमम हो वो हम लॉन्ग रन में अपना आंसर है। ठीक है। कहीं कहीं ये देखो यहाँ पे शॉर्ट रन, बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बिल्कुल इकोनॉमीज में तो नहीं आगे होंगी ना। और एंड में जब राइजिंग पोर्शन होगा, जब राइजिंग पोर्शन होगा मेरा एसएससी का, तो ये भी यहाँ पे इंक्रीजिंग में होगा। दैट्स वाई जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, ये जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है ना, वो कहते हैं कि हम राइजिंग पोर्शन जो है इसका लेते ही नहीं है। मिनिमम के बाद हम ये वाला पोर्शन जो है कैंसिल कर देते हैं। इधर ध्यान देंगे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं कि हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज जस्ट एल शेप। इट इज एल शेप, दैट मींस हम राइजिंग पोर्शन को इग्नोर कर दें। देखो ये वाला तो कभी कहीं ना कहीं फिर भी
लेना ही पड़ेगा जहां पे मिनिमम नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है ना मेरा। लेकिन एक इकोनॉमी का सॉरी एक फर्म कहाँ पे ऑपरेट करेगी, हमेशा जो भी मिनिमम पॉइंट ऑफ एससीसी होगा। बट इट इज नॉट ऑलवेज, कहने का मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे हमारा जो एससीसी वो मिनिमम नहीं भी होगा और हमारा एवरेज कॉस्ट उसको कट करेगा या फिर टेंजेंट रहेगा। ठीक है। तो जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है, कॉस्ट थ्योरी कहती है कि हम कभी भी राइजिंग पोर्शन ऑफ एलएसी कंसिडर नहीं करते। लॉन्ग रन में हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इज एल शेप्ड, या इसको जे शेप बोलते हैं, एल शेप्ड। जे तो दूसरे में आएगा, एल शेप्ड है। ठीक है जी। वो बीकॉम की बुक में भी आई थिंक यहाँ पे कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ ये रहा, एल शेप्ड आ गया। ठीक है जी। सब अच्छा। उसके एलएसी इज यू शेप बिकॉज ऑफ अगेन लॉ ऑफ, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा कि लॉन्ग रन में कौन सा स्केल था, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जब लॉन्ग रन की बात आएगी हमेशा स्केल आते हैं। LAC is short run, oh sorry, is L shaped if technology changes, and this is what यहाँ पे लिख लो, this was told by who, जो modern economist की theory है। एल शेप किससे बोला कि हमारा रहेगा, एलएसी मतलब राइजिंग पोर्शन ऑफ कॉस्ट दैट विल वी विल इग्नोर, किसने कहा, योर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की थ्योरी है ये। ठीक है जी। और वो क्यों होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी, तभी तो मैं क्या करूंगी, न्यू टेक्नोलॉजी लगाऊंगी या बेटर करूंगी और राइजिंग पोर्शन को इग्नोर कर दूंगी। जब डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे इतना नहीं है इस शेप की तरफ। LAC is U-shaped if technology do not change, ये हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट की अप्रोच है। इंक्रीजिंग कॉस्ट इज इक्वल टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऑब्वियसली एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सो ये अब क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल आउटपुट ये है, फाइंड डिक्रीजिंग कॉस्ट लेवल। तो देखो टोटल आउटपुट इज 10, 18, 30, 50, 62, 70 एंड 75। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, चेंज 8, 12, 20, 12, 8 एंड 5। तो आपका यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न है, यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, तो डिक्रीजिंग कॉस्ट बोल दी तो वो क्या होगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये सर आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते पेपर, नहीं आते। बड़े क्वेश्चंस कैसे डालेंगे वो लोग, बस ये आ सकता है कि बताओ जी कि डिक्रीजिंग कॉस्ट कहाँ होगा, तो आप कहेंगे जहां पे भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा। शट डाउन पॉइंट नेक्स्ट क्लास में कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओवर, क्योंकि इकोनॉमीज इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी दिस इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, और वो मैं शट डाउन के साथ ही उठाऊंगी तो वो बन जाएगी एक